प्रिय प्रशिक्षुओं, आज हम लोग शैक्षिक प्रबंधन तथा प्रशासन पेपर के अंतर्गत स्कूल प्रबंधन के मुख्य संसाधन विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते भी होंगे, एक स्कूल जो विद्यालय है, विद्यालय की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपके वो सीधे संबंध में है। आप एक विद्यालय का प्रबंधन भविष्य में देखने वाले हैं, इसलिए विद्यालय की बात हो रही है। तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जो मुख्य संसाधन है वो 3 तरह के होते हैं। पहला उसमें है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में मुख्य रूप से जो विद्यालय की बिल्डिंग्स हैं, जो छात्रावास है, प्रयोगशाला है, शौचालय है, पेयजल की व्यवस्था है या खेल का मैदान है, ये सब कुछ कहने का मतलब एक स्कूल में जो भौतिक वातावरण है, वो पूरा का पूरा जो वातावरण है वो आपके भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। दूसरा जो इसका मुख्य पार्ट है वो है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन के अंतर्गत आपके यहाँ जो प्रधानाचार्य महोदय हैं, शिक्षक गण हैं, छात्र है और एक महत्वपूर्ण विषय जो समुदाय है। बिना समुदाय के एक स्कूल की स्थापना का आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी समस्याएं होंगी। इसीलिए समुदाय एक महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन के अंतर्गत आ जाता है। अब समुदाय के अंतर्गत आप ये ले सकते हैं कि जैसे स्कूल प्रबंध समिति है, शिक्षक अभिभावक संघ है, माता शिक्षक जो संघ होता है वो है, ये अनेक बातें हो सकती हैं। वित्तीय संसाधन में जो तीसरा पार्ट इसका है वित्तीय संसाधन। वित्तीय संसाधन में मुख्य रूप से हमारा आता है विद्यालय का अनुदान, कि एक विद्यालय को अनुदान कैसे मिलता है, चाहे वो टीएलएम का अनुदान हो, टीएलएम के भी अनुदान आते हैं वार्षिक रूप से, विद्यालय रख रखाव के जो अनुदान आते हैं, या मुख्य रूप से मैं कहूँ कि विद्यालय को चलाने के लिए संपत्ति कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है, रुपए कहाँ से आते हैं, उसकी बात वित्तीय संसाधन के अंतर्गत की जानी है। लेकिन आज का चूंकि महत्वपूर्ण विषय हम इसमें से लेंगे केवल भौतिक संसाधन। तो भौतिक संसाधन का जो टॉपिक है, आप इसको पढ़ते वक्त ये समझ पाएंगे कि भौतिक संसाधन किसे कहते हैं, भौतिक संसाधन में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तथा वो जो भौतिक संसाधन है उसकी आदर्श स्थिति क्या है, वो कैसा होना चाहिए। तो अगर हम भौतिक संसाधन को कैटेगराइज करें तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे विद्यालय भवन की। विद्यालय भवन के बारे में हम बात करेंगे तो पहला बात आती है कि विद्यालय भवन हमेशा जो कोलाहलपूर्ण वातावरण है उससे दूर, नीरव, शांति के एटमॉस्फेयर में के वातावरण में होना चाहिए। अन्य बात करें कि हर मौसम के लिए परफेक्ट हो, वो जो मौसम बदलते रहता है, जैसे गर्मी का मौसम है तो ऐसा ना विद्यालय की बिल्डिंग बन जाए कि सीधे धूप बिल्डिंग के अंदर आने लगे। सर्दी का मौसम है तो ऐसी जो देखिए मौसम के हिसाब से अगर उसकी डिजाइनिंग कर लेंगे तो क्या होगा कि सर्दी और गर्मी चाहे वर्षा सभी के लिए वो परफेक्ट होगी। अब कुछ विद्यालय ऐसे भी बन जाते हैं कि बारिश में वहाँ पानी डूब जाता है तो उनकी बिल्डिंग बन जाती है इस तरह, तो इस तरह की भी समस्याएं आती, मच्छर लगेंगे, दुनिया भर की समस्याएं वहाँ पे आएंगी, संक्रामक बीमारियां फैलेंगी। तो इस तरह से भी विद्यालय की जो बिल्डिंग है थोड़ी ऊंची बने। ऊंची बनने से क्या होगा कि वहां पे जो इस तरह की बारिश के समय के सीजन है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मौसम है मौसम के अकॉर्डिंग विद्यालय की बिल्डिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब भी विद्यालय का जो वातावरण है उसको देखिए प्रिंट इनरिच होना चाहिए। वो मतलब विद्यालय की बिल्डिंग, जैसे आजकल एक बाला योजना चल रही है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, तो इसमें क्या होता है कि बिल्डिंग को ही रंग दिया जाता है कई तरह के रंगों में, कई तरह की चीजों में। जैसे मोर पक्षी है तो मोर पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, मोर दिखा दिया गया, मोर रंग दिया गया उस विद्यालय के बिल्डिंग पे और बच्चा देख रहा है, उससे सीख रहा है। इस तरह से बहुत कुछ कर सकते हैं। शब्द की जो प्रिंट चेतना है उसका विकास कर सकते हैं विद्यालय की बिल्डिंग से ही। आप विद्यालय की बिल्डिंग पे जो अक्षर वर्णमाला होती है उससे लिख सकते हैं, गिनती लिख सकते हैं, दुनिया भर की बातें। साथ ही साथ बिल्डिंग जब भी बने तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए विद्यालय में नीचे, जब आप विद्यालय के अंदर कमरे की बात मैं कर रहा हूँ, जो क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, तो क्लासरूम में नीचे कम से कम 2 फीट ऊंचाई तक उनके लिए ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था हो, उस पर रंग लगा दिया जाए काला, और उस पर बेहतर तरीके से वो अपना जो भी लिखना चाहें लिख सके, बोल सके, उससे कुछ सीख सकें। छात्रावास भवन की हम बात करें तो छात्रावास भवन जो कि बड़ा नेसेसरी पार्ट है किसी भी संस्थान के लिए। दूर से बच्चे आते हैं उन संस्थानों में पढ़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में अगर वो जाते हैं रहने के लिए तो ज़्यादा खर्चा पड़ता है उनका। तो जो भी संस्थान है वो अपने यहाँ छात्रावास की व्यवस्था देते हैं। साथ ही साथ छात्रावास में सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये होता है कि छात्रावास में जब भी छात्रावास बने तो कम से कम उसमें वाचनालय हो, भोजन की व्यवस्था अलग से की जाए, इस तरह की पत्र पत्रिकाएं वहाँ मंगाई जाएं कि बच्चा पढ़ पाए, जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो पढ़ पाएं। इस तरह से छात्रावास की बिल्डिंग, और छात्रावास की बिल्डिंग विद्यालय से बहुत दूर ना हो।
अगर बहुत दूर होगी तो फिर कन्वेंस की दिक्कत होगी। नेक्स्ट है इसमें प्रयोगशाला भवन। जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा में ये माना गया है कि करके सीखना ही महत्वपूर्ण है, और करके सीखने के लिए महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है प्रयोगशाला, क्योंकि प्रयोगशाला में ही आप करके सीख सकते हैं। कई बार फील्ड प्रयोगशाला भी हो जाती है, लेकिन मैं उस प्रयोगशाला की बात कर रहा हूं जो आपके विद्यालय में रहेगी और जिसके लिए इक्विपमेंट्स की समय समय पे उसके लिए अनुदान आते रहते हैं। उन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए वो व्यवस्थाएं होती हैं। एक बात और है कि जब भी प्रयोगशाला बने तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग प्रयोगशाला हो। जैसे अगर बायोलॉजी जीव विज्ञान के लिए प्रयोगशाला बन रही है तो वो बायोलॉजी के लिए हो। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला को एक तरफ जरूर स्थायी रूप से बनाना चाहिए और उसमें बाकायदा वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ ज्यादा वेंटिलेशन, बेहतर वेंटिलेशन हो उसमें। साथ ही साथ अगर मान लीजिए भूगोल विषय की प्रयोगशाला बना रहे हैं तो उसमें वो इक्विपमेंट्स रखे जाएं जिससे बच्चा समझ पाए, भूगोल को समझ पाए, दुनिया का जो मैप है उसे समझ पाए। इस तरह के इक्विपमेंट्स उसमें होने चाहिए। तो मानना मेरा ये है कि विद्यालय जो प्रयोगशाला बने हर विषय के लिए, लगभग जो विषय जिनकी प्रयोगशाला की जरूरतें हैं उन विषयों के लिए प्रयोगशाला अलग अलग बनाई जाए। नेक्स्ट है पुस्तकालय भवन। जैसा कि आप जानते हैं किताबें बोलती हैं, उसको सुनने वाला चाहिए, उसको उससे बात करने वाला चाहिए, और किताबें ही वो हैं जो आपको नित्य नए ज्ञान और समृद्ध समाज के साथ की जो ज्ञान भंडार है उससे आपको अवगत कराते हैं। तो जब पुस्तकालय बिल्डिंग्स होंगी, हमारे पास पुस्तकालय भवन होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें नई नई पत्र पत्रिकाएं, नवाचारी जो विधियां हैं, नए जो रिसर्च पेपर हैं वो आते रहते हैं। उनके आने से क्या होगा कि एक शिक्षक उसे पढ़ेगा, छात्र पढ़ेगा, और शिक्षक उन नवाचारी विधियों के माध्यम से जो छात्र है उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का पूरा प्रयास करेगा। साथ ही साथ एक खेल के मैदान की भी जरूरत है। खेल के मैदान दो तरह के होते हैं, चाहे वो आंतरिक गेम हो जो इंटरनल गेम्स होते हैं उसके लिए हो, या बाह्य गेम जैसे फुटबॉल हो, बातें हो। तो खेल देखिए कितना महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि फुटबॉल खेलने से ज्यादा अच्छा है, गीता पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप फुटबॉल खेलें। ये स्टेटमेंट था स्वामी विवेकानंद जी का। तो उसमें ये बात स्पष्ट होकर आ रही है कि क्यों, इसलिए कि एक जैसे कि अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो पाता है या किया जा सकता है। इसके लिए खेल बहुत जरूरी है। खेल से क्या होता है, जीन पियाजे को आप देख लीजिए, कोलबर्ग को देख लीजिए, चाहे वाइगोत्स्की को देख लीजिए, सभी ने जब बातें की हैं तो उसमें यह जरूर जिक्र किया है कि खेल कितना महत्वपूर्ण है। अनुकरण के माध्यम से खेल, या भाषा सीखने में भी खेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ अगर हम विद्यालय फर्नीचर की बात करें तो विद्यालय फर्नीचर, अगर हम छोटे बच्चे के लिए फर्नीचर बनाना चाहते हैं तो इतने छोटे छोटे फर्नीचर बनाए कि वो देखने में कितने प्यारे लगते हैं। छोटे बच्चे हैं, जो भी डेस्क बेंच आप बना रहे हैं, ऐसा बनाए कि वो उसे बाकायदा होल्ड कर पाए, उठा के इधर उधर कर पाए अपने मर्जी से। एक मैं आपको कहानी सुनाऊं फर्नीचर से संबंधित। तो चांद एक किताब लिखी गई है जो सृजनात्मक चिंतन के संदर्भ में बड़ा अच्छा काम कर रही है, तमाम जगहों पर रिकमेंड की जाती है पढ़ने के लिए। उसमें एक छोटी सी बच्ची होती है, वो एक स्कूल में पढ़ती रहती है। स्कूल में जब वो जाती है तो वहाँ पे उसको अनेक तरह की वो डेस्केज हैं, वहाँ पे वो ड्रा से सामान खींचती है, बंद करती, मतलब उसको इतना मजा आता है ड्रा को खोलने बंद करने में कि बार बार वो ड्रा को खोलती है और बंद करती है, खुश होती है। तो कहने का मतलब इस तरह से फर्नीचर इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे को उसमें आनंद आए। फर्नीचर इस तरह का बनना चाहिए। साथ ही साथ शैक्षिक उपकरण के अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं ग्लोब, श्यामपट है, या जो चार्ट है, मॉडल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें एक स्कूल में मिलनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम किसी भी विषय को पढ़ा रहे हैं तो ये कहा जाता है कि उसका जो मौलिक रूप है वो प्रस्तुत करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है हम हाथी ला करके स्कूल में खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उसका हम प्रतिरूप बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, उसका 3D मॉडल आजकल आ रहे हैं। तो इस तरह के मॉडल भी अवेलेबल होने चाहिए। अगर इस तरह के मॉडल अवेलेबल होते हैं तो बच्चा बेहतर लर्निंग करेगा, बेहतर सीखेगा, और लंबी जो उसकी जो धारण क्षमता होगी वो लंबी होगी और प्रगति भी होगी। इन विषयों के साथ साथ जैसे कि हम कह सकते हैं कि विद्यालय की जो स्वच्छता है वो भी बहुत जरूरी है।
विद्यालय भवन का जो एटमॉस्फेयर है वो स्वच्छ होना चाहिए। एक कुछ पेड़ पौधे लगे हों, उसमें सुरम्य वातावरण हो। इस सुरम्य वातावरण में जब बच्चा सीखता है, पढ़ता है, तो रहना भी आपको अच्छा लगेगा उस वातावरण में और सीख भी पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम शौचालय का जिक्र करें तो अनेक रिपोर्टें इस तरह की आई थी अभी कुछ दिन पहले क्या, कुछ साल पहले, जिसमें कहा गया था कि ड्रॉप आउट रेट कई बार महिलाओं का, बच्चियों का इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि जब विद्यालय के हम भौतिक संसाधन की बात कर रहे हैं तो वहां पे जब शौचालय की बात कर रहे हैं तो शौचालय पुरुष और महिला के लिए अलग अलग शौचालय बनने होने चाहिए और उनको सैनिटाइज, मतलब उनको जो स्वच्छता है उसका भी बेहतर ध्यान देना चाहिए। पेयजल की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था, जैसा कि आप जानते हैं कि गंदा पानी पीने से अनेक तरह की बीमारियां, चाहे वो टाइफाइड हो, अनेक तरह की बीमारियां गंदा पानी पीने से होता है। तो स्कूल में छोटे बच्चे आपके आ रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, तो उनके लिए पेयजल की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि भौतिक संसाधनों की पूरी लिस्ट है। ये भौतिक संसाधन सीखने सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब भौतिक संसाधन अवेलेबल होते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, उस वातावरण को आप इनरीच कर सकते हैं, अपने प्रयासों के द्वारा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जब संसाधन अवेलेबल नहीं होते हैं तो कई तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। इसीलिए ये माना गया है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ये भौतिक संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रशिक्षु, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मानवीय संसाधन क्या है, कैसे उसका यूज करना है, और वित्तीय संसाधन कैसे, वित्तीय संसाधनों को यूज करने के क्या नियम हो सकते हैं, क्या तरीके उसके हो सकते हैं। मुझे विदित है कि आप लोग ये पूरा वीडियो सुनने के बाद ये जरूर जान पाए होंगे कि भौतिक संसाधनों के अंतर्गत वो कौन से पार्ट हैं, उसके कौन से अंग हैं, और जो भौतिक संसाधन हैं वो कैसे होने चाहिए, उनकी आदर्श स्थिति क्या है, किस तरह से होनी चाहिए। अतः धन्यवाद।